भारत के संविधान को साक्षी मानकर आचार्य मोतीराम शास्त्री साधना बुद्ध विहार में मनाया गया भव्य तरह से गणतंत्र दिवस। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं HT न्यूज नेटवर्क। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां आपको हम बता दें इस कार्यक्रम का आयोजन तकरोही इंदिरा नगर लखनऊ के प्रबुद्ध अंबेडकर क्लब में किया गया, जहां पर कार्यक्रम की अध्यक्षता भिक्षु श्रीलंकर में हुआ। वहीं आपको हम बता दें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सत्यनारायण रिटायर्ड सेल टैक्स कमिश्नर, जिसमें अन्य मुख्य प्रवक्ता रहे GD चौधरी अधिवक्ता, जगजीवन प्रसाद राम सहाय, डॉक्टर RR जायसवाल अधिवक्ता, PC कुरील, RR प्रसाद, सुभाष चंद्र वर्मा, नौमी लाल रिटायर्ड जेलर और अन्य कई सहयोगी इसमें मौजूद रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजधानी के तकरोही में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं HT न्यूज। आज जहां पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम है और हर जगह ध्वजारोहण के साथ बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। आज हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस को और भी चार चांद लगा के सेलिब्रेट किया और मैं उनसे जानना चाहूँगी उनके लिए कितना विशेष दिन है। सर, अपने परिचय के साथ बताइए, आज सुबह से कैसी योजनाएं रही, किस तरह से वर्क रहा, किस तरह से आपने गणतंत्र को और धूमधाम सेलिब्रेट किया? मैं BD भारती, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। पूरे देश को इस गणतंत्र दिवस की मेरी तरफ से बधाई। हम आचार्य मोतीराम शास्त्री तकरोही बुद्ध विहार के संस्थापक हैं और यहाँ से बाबा साहब के मिशन जो उन्होंने कहा था कि भारत एक बौद्धमय भारत हमें बनाना है। बौद्धमय भारत का मतलब ये है कि ये वैज्ञानिक विचारधारा से ये देश जुड़े, अंधविश्वास से ये हटे, ये बाबा साहब की सोच थी। लेकिन आज देश में जिन लोगों की सत्ता है और जिनका समाज में धन बल जनबल से जिनका अधिकार है, वो लोग इस देश को जो है राजतंत्र की तरफ ढकेलना चाहते हैं और अंधविश्वास की ओर ही ले जाना चाहते हैं। तो हमारा आज का उद्देश्य यह है कि इस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उनकी सोच का भारत हमें बनाना है, उसके लिए हमें प्रयास करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के इस बुद्ध विहार की स्थापना हमने की है और समाज से हमारा निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विचारधारा से जुड़ें और इस बुद्ध विहार को आगे बढ़ाने के लिए हमको आर्थिक सहयोग करें। बस मैं इन्हीं बातों पुस्तकें भी वितरित की गई महिलाओं को संविधान से जुड़ी? नहीं, कुछ पुस्तकें हैं। ADM साहब हमारे RK गौतम जी कुछ पुस्तकें संविधान के संबंध में लाए हैं, तो अभी मैं उन्हीं के द्वारा उन पुस्तकों को बंटवाऊंगा अभी। सर, अपने परिचय से बताइए, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन आपके लिए? आज सबसे पहले मैं तकरोही बुद्ध विहार के संरक्षक की हैसियत से मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हजारों वर्षों के बाद जब देश आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 के बाद में संविधान बनने के बाद में 26 जनवरी 1950 को देश की सत्ता भारत के लोगों को सौंपी गई थी। ये बहुत ही शुभ दिन है और एक खुली हवा में, खुले वातावरण में जीने का अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिया गया है। ये बहुत ही खुशी का दिन है और सभी भारतवासियों को आगे बढ़ने का, उनको सोचने का, एक समृद्ध देश बनाने का ये अवसर है और बार बार इसको याद करने के लिए, इसको विकसित देश, समृद्ध देश बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। और लोग जाने सर, क्या कहना है आपका और कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन आपके लिए? सर जी सर, हम लोग
आज का दिन बाबा साहब का जो संविधान गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और जो यहाँ सब लोग आए हैं मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं। और आगे चल के हमारा समाज जो भी यहाँ बहुजन के लोग इकट्ठा भए हैं इसको बुद्ध विहार को आगे बढ़ाएं, हमारी यही मांग है। साधु साधु। जरा गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई। और भारती साहब जो प्रयास कर रहे हैं इस बौद्ध विहार में उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि ज़रूरी लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूरी होती है, क्योंकि आप संगठन से बहुत कुछ उम्मीदें होती हैं। जब हम सब एक के साथ कई लोग जुड़ते हैं, कुछ चीज़ों को रखते हैं तो वो पूरा हो, ये संभव है। मैम क्या कहना चाहेंगे? सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो स्त्रियों के बारे में कहना चाहूँगी कि आज आधी आबादी का नारा तो दिया जाता है, परंतु बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ अनुसूचित जाति की महिलाओं का स्तर अगर आंकड़ों में देखा जाए तो बहुत ही कम है। और इसका कारण केवल सवर्ण या अशिक्षा ही नहीं, बल्कि हमारे बीच में व्याप्त बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनका कि आजकल बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसे सोशल मीडिया और ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि वो बहुत ज़्यादा आकृष्ट कर रही हैं। तो स्त्रियों को पर प्रति जो भी पुरुष है, एक घर में अगर एक है तो उसको उतना ही ज़रूरी है कि वो स्त्री को हर समय चेतना अवस्था में लाए कि ये आपके लिए गलत है या ये सही है। जब आप उस चीज़ के लिए बार बार किसी चीज़ को पहचान करवाएंगे, बार बार आप उस ध्यान आकृष्ट करेंगे किसी चीज़ के लिए, तो वो मोटिवेट होगी सही रास्ते पे जाने के लिए। अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, एक परिवार शिक्षित होता है तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है, और एक राष्ट्र का निर्माण होता है तो पूरे विश्व का निर्माण होता है। अगर हमें विश्व दूत बनना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें नीचे स्तर से जाना होगा। नीचे स्तर में जाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी बालिकाओं और स्त्रियों को शिक्षित करना होगा। और शिक्षा का मायने किताबी शिक्षा नहीं, शिक्षा का मायना है कि हमारी मूलभूत अधिकार, हमारे धर्म, हमारे लिए जो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है उनके लिए जागरूक करना और उनके रास्ते पर उनको ज़बरदस्ती ले जाना। क्योंकि अब वो दिशा आ गई है कि उन दिशाओं पर अब वो अपने आप नहीं जाना चाहते हैं बच्चे, जो नई पीढ़ी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं नई नई चीज़ों से। तो उन चीज़ों से भटकाव से हमें बचाना है और उन्हें आगे ले जाना है। हम ही लोगों का काम है कि हम अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बताएं। मैं क्रांति एडवोकेट। ये आज का जो दिन है, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया जाए, उस संविधान के अनुसार चला जाए, तो हमारा देश सुखमय होगा। लेकिन बस दुर्भाग्य की बात है, संविधान के अनुसार हमारा देश नहीं चल रहा है। और अगर संविधान के अनुसार हमारा देश चले और बुद्धि के मार्ग पर हम सभी लोग चलें, तो मेरा ये देश सुखमय होगा, सुखमय होगा, सुखमय। क्या नाम है सर, क्या कहना? मेरा नाम विवेक भारती है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और इस संस्था का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। मेरी सबसे पहले सबको 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा लक्ष्य है कि इस बुद्ध विहार का विकास हो और संविधान की रक्षा हो, इसलिए हम सब लोग एक होकर इस प्रयास में सार्थक रहें। धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के बिना संविधान जो है उसी के बदौलत आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं, सर से जानूं सर, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। और गणतंत्र दिवस मुझे लगता है राष्ट्र पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस संपूर्ण स्वतंत्रता का दिन है। इस दिन संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और पूरी तरह संविधान लागू होने से ही हर नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर, समान स्वतंत्रता और समान न्याय की व्यवस्था लागू हुई और सबको लाभ मिला इसका। इस तरीके से हमारा संविधान पूरे देश के जीवन का आधार है। संविधान से ही पूरा देश संचालित है और संविधान ही सबका रक्षक है। संविधान ही सबको अवसर देता है समानता का, विकास करने का, बंधुता का, न्याय का। इसलिए संविधान महत्वपूर्ण है आज के दिन।
तो सभी की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान को मुझे लगता है सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए, युवा जगत में भी संविधान के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन आज गणतंत्र दिवस है, इसीलिए बहुत सारे सेलिब्रेशन हर पूरे देश में चल रहा है। लेकिन जहाँ बात रही संविधान की, तो हमें अपने संविधान से बहुत कुछ मिला है। संविधान के तहत हम जान सकते हैं, युवाओं को उसे जानना ज़रूरी, आपके अधिकार आपको पता चलते हैं, हमारे समाज में हुए बदलाव को पता चलता है। और आज ऐसे ही लोग जो खड़े हैं, यही है जो हमारी युवा पीढ़ी को इतना आगे प्रेरित करते हैं कि हम सीख सकें उनसे। और इसी तरह से हम आपको इन्हीं लोगों के साथ छोड़ के जाएंगे। कार्यक्रम बहुत है, लेकिन आप बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। और इस साथ हमारे साथ और पूरे टीम के साथ मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ गणतंत्र दिवस। आपको हार्दिक बधाई। तो सर के द्वारा संविधान की पुस्तकें महिलाओं को वितरित की गई। सर, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहेगा और क्या कहना चाहेंगे सर? इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे संविधान में जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, उन संविधानों को महिलाएं अपने अधिकारों को जानें, समझें, पढ़ें और अपने बच्चों को उनको बताएं, ताकि बच्चे आगे बढ़ें। और चूँकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं और प्राथमिक शिक्षिकाएँ ही महिलाएँ होती हैं घर में, इसलिए महिलाओं को सबसे पहले संविधान की किताब देने का उद्देश्य। ये मैं बांट रहा हूँ पहले से ही, ये मेरा अभियान चल रहा है। मैं शादी में जाता हूँ तो वर और वधू को एक संविधान की किताब ही भेंट करता हूँ। ये पिछले 1 साल से मैं ये कार्यक्रम चला रहा हूँ अभियान के तौर पर। सर, कैसा लगा? ये सब कितना अच्छा है? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने हमारे एडीएम साहब ने प्रारंभ किया है और मुझे खुशी है कि इस आचार्य मोतीराम शास्त्री बुद्ध विहार में भी इन्होंने महिलाओं को संविधान की तरफ प्रेरित करने का काम किया है और आगे आप करते रहेंगे। आप हमारे इस बुद्ध विहार को सहयोग भी करेंगे, ये मेरी कामना है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें संविधान की प्रति दी और जो कि मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी पढ़ने की और किसी कारण से मैं ले नहीं पा रही थी। और दूसरी बात यह है कि किताब जब सामने रहेगी, पुस्तक सब सामने रहेगी, तो इसको पढ़ने के साथ साथ सबको पढ़ाना और बताना है कि इसमें क्या मूल नियम है और क्या इसके अधिकार के साथ हम कर सकते हैं। तो और हम अपनी महिलाओं को, साथियों को कहेंगे कि इसके बारे में चर्चा करें और उनका उपयोग करें अपने दैनिक जीवन में। कि आपको मिला है तो मैं चाहती हूँ सभी महिलाएं पढ़ें और इसके बारे में भी जानें क्या है। जहाँ आज हम भगवान बुद्ध की शरण में और बाबा साहब का स्मरण करते हुए मैं भिक्षुओं का वंदन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ। आज जिस पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम मनाने आए हुए हैं, ये राष्ट्रीय पर्व भी तभी से माना जाने लगा जिस दिन 26 जनवरी को भी इस संविधान के माध्यम से आपका उदय हुआ। उसी पावन पर्व पे आज हम बाबा साहब का भी स्मरण कर रहे हैं और उस ग्रंथ की जो पावन है, पूज्य है भारत का संविधान। कल्पना करें कि बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में सारी सार्वभौमिकता को अपने में स्वयं अंगीकार करते हुए, उनका ये पर्सनल अपना इंटरेस्ट नहीं था, पूरे जनमानस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। और सबसे बड़ा जो भेद था वो ये मिटा। आज भी सत्यनारायण इस बात को बता रहे थे। मुझे याद है कि सन 70 में मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, तो इतना भेद था कि हम लोगों को रखे हुए पानी में जो टैंक में भरा होता था उसको छूने का परमिशन नहीं था। चपरासी राम कुमार लोहार हमारे गांव में थे, तो वो लोटे से निकाल कर पानी हम लोगों को पिलाते थे। हम लोग कभी चौधरी जी आज माइक पे नहीं है, वो बस्ती में उनकी पोस्टिंग हो गई। हमारे नाम जो असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर है, हम लोग गए थे आपके निवास पर। वास्तव में एडीएम साहब वृंदावन की जिस कार्यालय में रहते हैं, वहाँ आपने बड़ा मजबूत संगठन बनाया है। अब मैं
काफ़ी विद्वान हमारे बीच में उपस्थित हैं। विद्वान अभिवक्ता जीडी चौधरी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा वो संविधान का अच्छा ज्ञान रखते हैं। मैं चाहूँगा बहुत लंबा मैं क्योंकि हमें कई लोगों को बुलवाना है, सभी लोग थोड़ा समय का ध्यान दें क्योंकि बड़े अनुभवी लोग अब हमारे बीच में उपस्थित हैं। गणतंत्र दिवस एक मतलब राष्ट्र पर्व है और सभी बहुत खुशी के साथ सेलिब्रेट कर, सभी घरों में या मैं चाहे जितने लोग वर्क करते सभी संस्थाओं में कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ लोगों के लिए महान दिन है। तो हम जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन कितना विशेष है आपके लिए? आज के दिन आज हम लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। आज के दिन बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू हुआ था, जिसके संविधान के तहत इस देश में कार्य सबको करना है। तो मैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जगजीवन प्रसाद है। आज गणतंत्र दिवस हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब ने हमको संविधान दिया था और उसी के बदौलत हम लोगों ने पूरी तरक्की किया। 7 विभागों में नौकरी मिली, 4थी जगह मैं रिटायर हुआ हूँ और 1 दर्जन सामाजिक संगठनों में काम किया है अब तक। तो ये इसकी देन है आज की, इसलिए हमें इकट्ठा है। क्या कहना चाहेंगे? भगवान बुद्ध ने जो गण की व्यवस्था की थी, 16 जनपदों की गणों की थी, तो गण जो गणतंत्र बना है इस सिद्धार्थ गौतम के फिलॉसफी पर बना है। गणतंत्र जो कल्पना की गई, इसी गणतंत्र में हम ऐसे लोग, गांव के लोग, जब हमको पैदल नहीं चलने दिया जाता रहा, चमरवा कहा जाता रहा, फिर जाके शपथ लिया और कैबिनेट मंत्री बना। अब कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली फाइल में मैंने पास किया 10,000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की मैंने बिल पास किया, पहले बिल। तो ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान में उन जूता बनाने वालों को भी ये दर्जा मिलता है। अब ये दर्जा समाप्त किया जा रहा है। लगभग 400 IAS बनाए जा रहे हैं, 400 IAS बनाए जा रहे हैं बिना एग्ज़ाम के लिए, 400 IAS बनाया जा रहा है। इसमें न एक ST है, न SC है, न ST है। तो संविधान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, संविधान को समाप्त किया जाएगा। लेकिन इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको बधाई, आपने मेरा लिया। जय भीम, जय भारत। सर मैं एक सवाल और मेरा कि युवा जो देख रहे हैं आपको लगता है बाबा साहब ने उस युवा अवस्था से ही, बाल अवस्था से सोचा कि मुझे कुछ करना है, अपने समाज को देखते हुए कुछ परंपराओं को बदलने के लिए सोचा? आज का युवा मतलब आपको लगता है थोड़ा सा अभी भी आने वाला युवा जो इस समय वो देख तो सब कुछ रहा है लेकिन भूल जाता है, उसे नहीं लगता मुझे कुछ ठाना है, कुछ करना है? देखिए, बाबा साहब को बाबा कहा क्यों गया, पहले इसको जानना चाहिए। भाई बाबा तो महात्मा गांधी भी कहा जाना चाहिए, किसी भी कहा जाना चाहिए, बाबा कहा गया। तो बाबा के मतलब होता है बाबा मतलब इनके नीचे सारे लोग बाबा। तो संविधान निर्माता बाबा है। आपने क्या क्वेश्चन किया मुझे फिर बताएं जरा। सर युवाओं के अंदर वो भी देख रहे हैं अभी बदलाव, उनके साथ भी कुछ ना घटना घटती तो वो लोग ये नहीं सोचते मुझे बदलना है, मुझे इससे आगे निकलना है, मतलब मैंने तो फेस किया कोई और ना फेस किया। तो बाबा साहब ने बाल अवस्था से ही चेंजिंग लाने की सोची, लेकिन युवा आज भी भटका हुआ है, वो नहीं सोच रहा है कि भाई मुझे कुछ। देखो युवा बेरोजगार है, 97% युवा बेरोजगार है। युवा को झंडा दिया जा रहा, जबरदस्ती घर में बांधो। हम जहाँ पर रहते हैं यहाँ 4-5 IAS वर्तमान में IAS हैं, IPS वर्तमान में है मेरे अगल बगल, ज़बरदस्ती बांध दिया गया झंडा, हम बोल नहीं पाए। हमने जो है नेता के कहने पर दीपक बंद नहीं किया 9 बजे, मेरे पास दरोगा पुलिस आ गया। इतनी हैसियत होने पर 12 साल विधायक था, MLC था, स्पीकर था और कैबिनेट मंत्री था, दल का नेता था, लेकिन इसमें भी एक दहशत के माहौल बना हुआ है, दहशत का माहौल है। आप स्वतंत्र रूप से गाड़ी नहीं चला सकते। आपके इनके कामों में आप अगर नहीं जाएंगे तो आप अंकित कर लिए जाएंगे कि कौन ताली नहीं बजाया, कौन थाली नहीं बजाया, कौन घंटा नहीं बजाया, कौन घड़ियाल नहीं बजाया, ये अंकित किए जाएंगे आप। तो देश को आज़ादी मिली लेकिन हमें आज़ाद होना बाकी। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहा था कि संविधान तो बहुत अच्छा है, संविधान को लागू करने वाला कैसे होगा इस पर निर्भर करेगा।
ये देश के संविधान को लागू करने वाले पर निर्भर है, संविधान के साथ चलेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं गजोधर प्रसाद हूँ। देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है केंद्र में, तब से गणतंत्र नाम की कोई चीज़ तो रही नहीं। अधिनायकवाद बढ़ रहा है और पूरे देश में जो हो रहा है सब जान रहे हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती वाली बात चल रही है ना। दिक्कत ये है कि हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारा जो मीडिया है, मीडिया को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। उदाहरण देता हूँ एक, जैसे कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। मीडिया को आज तक ये होश नहीं आया कि राजनीति और दलीय नीति में क्या अंतर है। हर पार्टी अपनी दलीय नीति की बात करती है, राजनीति माने राज्य करने की नीति, वो संविधान ने तय करती है। अगर दल विशेष अपनी नीति लागू करता है वो दलीय नीति होता है, लेकिन हमारा पूरा मीडिया कहेंगे वो राजनीति कर रहे हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। और तो और छोड़ दीजिए, अधिनायकवाद कैसे बढ़ रहा है इसको देखिए ना। मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री को शौक क्या है, श्रम विभाग की कोई भी योजना बनाएंगे वो प्रधानमंत्री श्रम योजना हो गई, तो श्रम मंत्री काहे बनाए हो? उसी तरीके से मुख्यमंत्री करने लगे हैं। और तो और मीडिया वाले ये भी नहीं सोचते, पूछेंगे पार्टी में जब चुनाव होता है ना, तो कहेंगे आपका चेहरा कौन है? अरे कोई अमेरिकन सिस्टम थोड़ा यहाँ है, यहाँ तो डेमोक्रेसी है। विधायक सांसद चुने जाएंगे, वो बैठेंगे, अपना नेता चुनेंगे, आप पहले क्यों ढूंढते चेहरा? तो मीडिया भी अपना जो रोल है वो नहीं अदा कर रहा है, मुझे ये कहना है। मैं आर जायसवाल एडवोकेट हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस चर्चा के लिए कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बना के दिया, उस संविधान के तहत इस देश को चलाना होता है। लेकिन चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे गवर्नर्स हों, मुख्यमंत्री हों, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, जब वो आता है तो उसको सबसे पहले संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। हम सब संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य आज ये है कि संविधान को धीरे धीरे ये लोग भूलते जा रहे हैं। और विशेषतः जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इनको संविधान से ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने मतलब की बात संविधान के लिए करते हैं कि हम सब जो कुछ कर रहे हैं संवैधानिक व्यवस्था के तहत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सब संविधान के तहत कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये हर जगह मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, रोज़गार की बात नहीं करते हैं। इतना युवा बेरोजगार है, आज सड़कों पर घूम रहा है, उनके पास काम नहीं है, महंगाई चरम पर है, शिक्षा की हालत बुरी है, पूरे शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है। हम लोगों ने पूरी पढ़ाई जो पढ़ ली वो वजीफे से पढ़ लिया। हमारे पिता तो मजदूरी करते थे, उनके पास तो खेत भी नहीं था, वो दूसरे के खेतों में काम करते थे और हम लोग पढ़ने के पैसे नहीं होते थे। लेकिन मुझको याद है कि हमने जो सरकार का वजीफ़ा था उस दिए वजीफे से हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त कर लिया। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए झोपड़ी में पैदा होने के बाद हम आज अच्छी स्थिति में आ गए, लेकिन फिर भी हमको वर्तमान समय में हिंदुत्व के नाम पर, मंदिर के नाम पर मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कुचेष्टा की जा रही है। और आप देखिए कि वो अभी परसों 22 तारीख की घटना को लीजिए, 21 तारीख को एक हफ्ते से पहले से ही हिंदुत्व का झंडा लेकर हर घर ज़बरदस्ती, मेरे घर के ऊपर तो 3 लड़के चढ़ गए, बिना मुझसे पूछे चढ़ गए और कहा कि वो, हमने कहा कि क्या कर रहे हो? कह रहे अंकल जी झंडा लगा रहे हैं। हमने कहा यार तुमने झंडा लगाने से पहले पूछा था? कल अंकल जी आप हिंदू नहीं हैं क्या? तो मैंने कहा यार हिंदू हूँ या नहीं ये तुम्हें थोड़ी निर्णय करना है, झंडा क्यों लगा रहे हो, हटाओ यहाँ से। और वो 5-7 लोग इकट्ठे हो गए और हमारे पड़ोस के लोग भी कह भाई झंडा तो लगवाना पड़ेगा आपको। मैंने वही लगा जाओ, वो लगा के चले गए, हमने निकाल के नीचे रख दिया। हमने कहा जाओ भाई ये झंडा आपका चला गया। अभी मैं कल देख रहा हूँ बुद्धिजीवियों का संगठन, वकीलों का, विद्वान अधिवक्ताओं का संगठन
सेंट्रल बार एसोसिएशन में काव्य गोष्ठी थी, कवि गोष्ठी, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, और वहाँ सवर्ण उच्च जातियों का प्रभुत्व था। मैं अध्यक्षता कर रहा था। अल्टीमेटली मुझे उठ के कहना पड़ा भारतीय संविधान अमर रहे। और मुझे जब मैं नारे लगाने लगा तो दर्शकों के बीच में ढेर सारे लोग थे जो मेरे समर्थन में खड़े हो गए और जो उन्होंने कहा भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान अमर रहे। ये मानसिक रूप से गुलाम बनाने की, हमारे दिल और दिमाग पर कब्जा करने की कुछ चेष्टा है, कोशिश की जा रही है और हम हमेशा इसकी निंदा करते हैं। और जो आज युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण कर दिया गया है, हम चाहते हैं कि शिक्षा का निजीकरण खत्म हो जाना चाहिए। जब शिक्षा का निजीकरण खत्म होगा, शिक्षा महंगी होने की वजह से गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज एक बच्चे को जो बीटेक में एडमिशन होता है, फिर उसको 1 लाख 1.5 लाख की फ़ीस देनी पड़ती है। मेरे ज़माने में तो 0 फीस पे एडमिशन होता था। मेरे ज़माने के में 0 फीस पे एडमिशन होता, जब स्कॉलर। आपके ज़माने में संघर्ष भी था पढ़ाई के लिए, तब लाइटें कुछ व्यवस्था, लेकिन कुछ जो पढ़ाकू बच्चे थे वो अपने पढ़ाई के लिए या भविष्य के लिए संघर्ष करें, पढ़ाई, और वहाँ तक आप पहुँचे हो। जी जी, ये आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपने जिस तरह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, आज के युवाओं को सब मिल भी रहा है। आप जैसे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना पढ़ाई से वो थोड़े से दूर हैं। नहीं, एक्चुअली मैंने क्या कहा, वो माहौल इस तरह ख़राब कर दिया गया है शिक्षा के मामले में। जब बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं। आज अगर एक लड़का इंजीनियरिंग क्वालिफाई करके आता और उसका सिलेक्शन बीटेक के लिए हो गया, अब उसके पास 1 लाख रुपया नहीं है। हमारे पास भी नहीं था, लेकिन हमारे पास वजीफ़ा तो था। जब हमें वजीफ़ा मिलता था तो हमारी फ़ीस रिफंड हो जाती थी, उधर समाज कल्याण विभाग को चली जाती थी, कॉलेज को चली जाती थी। लेकिन आज की स्थिति में आप 1 लाख रुपया पहले लेके आइए, 1 लाख 1.5 लाख जो फीस लगती है वो लेके आइए, फिर आपका एडमिशन होगा। बस वो 1 लाख के चक्कर में ये फीस जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। और कम से कम एडमिशन के समय जो फ्री सिप मिलती थी वो पुनः चालू की जानी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा, गरीबों को, हम तो अपने बेटे को पढ़ा लेंगे। मेरे 2 बेटे बीटेक कर रहे थे, मुझे याद है कि मेरे 2 बेटे बीटेक कर रहे थे, मैं क्लास 1 में था, लेकिन एक बेटे के लिए मैं अपनी सैलरी से दे रहा था और एक बेटे के लिए एजुकेशन लोन लेके दे रहा था। लेकिन आज तो बैंकें भी एजुकेशन लोन नहीं देती हैं। पर मान लीजिए कोई आदमी जिसके पास मतलब पैसा अदा करने का सामर्थ्य नहीं है, तो बैंकें पूछती हैं आपके पास क्या है, एजुकेशन लोन आप ले लोगे, आप अदायगी कैसे करोगे। जबकि होता है कि एजुकेशन लोन ले लेने के बाद जब उस लड़के को उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जब एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तब उसको वो जो है उसकी वापसी होती है। मैं चाहता हूँ कि फ्री सिप होनी चाहिए एजुकेशन के लिए, और कम हायर एजुकेशन जरूर फ्री से होनी चाहिए।